बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 16 नवंबर दिन है, इतवार का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सुहेल अफरीदी का इमरान खान के लिए खुफिया पैगाम। ये पैगाम कैसे पहुँचाया जाएगा और सुहेल अफरीदी का इस हवाले से क्या कहना है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पिछले कुछ अर्से से सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई और अब जो फाइनल कॉल है वो किस तरह से दी जाएगी और ये पैगाम कैसे पहुंचाया जाएगा, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म को फांसी, फ़ौज तलब कर ली गई, ढाका में क्या हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। और ढाका में क्या दोबारा से इनकलाब आएगा, फ़ौज सड़कों पे है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुकम्मल मुल्क के अंदर लॉकडाउन है। और इलेक्शन कलदम पाकिस्तान में एक जज के हवाले से कुछ लोगों के दावे, क्या वो जज अब तहरीक को लीड करेगा और क्या ये खौफ है कि उस जज को जो इस वक्त दावतनामे दिए जा रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ बाज़ की तरफ से, इसको काउंटर करने के लिए अब इस किस्म के कॉलम लिखवाए जाते हैं। ये कॉलम किसने लिखा ये भी आपको बताएंगे। और फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री, जिस तरह आपने पार्लियामान को कंट्रोल किया, उसी तरह सर अब पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री भी मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। 3 एंकर्स फारिग हुए, ये कौन है, वजह पैसे थी या कुछ और फिर एंकर्स की जगह अब एआई एंकर्स लेंगे। एक टेलीविजन चैनल ने तो सर ये तजर्बा भी किया, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इलेक्शन जहाँ पे कलदम होने की बात हो रही है, वहीं पे शाहज़ेब खानज़ादा के ऊपर हमला भी हुआ। ये हमला कहाँ हुआ, किस मुल्क में हुआ और हमला करने वाले कौन थे, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो फाइनल कॉल है और फाइनल कॉल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको याद होगा कि अलीमा खान की जब इमरान खान से आखिरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जिम्मेदारी दे दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना है ये पैगाम उनको पहुंचा दिया गया। और आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में ये प्लान पाकिस्तान की आवाम के सामने रख दिया जाएगा। इस पर अमल करके, ये नहीं होगा कि इसे रिवील करेंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग, ये प्लान रिवील अगर कर दिया गया तो यकीनन ये पैगामात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या फिर उन प्रॉक्सीज को पहुंचा दिया जाएगा जो इमरान खान की इस एहतजाजी तहरीक को कुचलना चाहते हैं। एक रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है और ये रेजिस्टेंस अब खुफिया रखा जा रहा है, यानी कोई रिवील नहीं किया जाएगा। ये वो बातें थी जो अलीमा खान ने इब्तिदा में की। अब दोस्तों, सुहेल अफरीदी साहब जहाँ भी जाते हैं उनसे ना एक ही सवाल किया जाता है, क्योंकि इनका मैंडेट ये था कि एक नौजवान है, इमरान खान की चॉइस है, और वो काम जो अली अमीन गंडापुर नहीं कर सके, 3 दफ़ा इस्लामाबाद आए लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर सके किसी कामयाबी में, तो ये इनका मैंडेट था कि सुहेल आएगा, सुहेल आ गया है और सुहेल ही हमें अब करके दिखाएगा। तो ये जहाँ भी जाते हैं ना, लोग इनसे एक सवाल करते हैं कि आप कॉल कब देंगे। आपको याद है कि जब देर में ये गए, वहाँ पे रील में उनसे ये सवाल किया गया कि फाइनल कॉल कब आएगी, तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का ओपनिंग बैट्समैन हूँ। अब उन्होंने फैसला करना है कि मैंने T20 खेलना है, मैंने टेस्ट खेलना है, मैंने वनडे खेलना है, तो मेरा काम है बैटिंग करना, और जो हुक्म आएगा फॉर्मेट के हिसाब से हम इसके अंदर यकीनन अपनी जो कारकर्दगी है वो दिखाएंगे और हम उसी तरह खेलेंगे। पाकिस्तान की जो यूथ है, खासतौर पर KPK की यूथ, वो ये सवाल सुहेल अफरीदी से बार बार कर रही है कि कॉल दो। अब कॉल तब दी जाए जब पैगाम अंदर से आए, इमरान खान कहें कि निकलो, पाकिस्तान में लोगों को मोबिलाइज करो, ऑर्गेनाइज करो, यही बात है ना। दूसरी तरफ से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। सुहेल अफरीदी ने पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म से लेकर इस्टेब्लिशमेंट तमाम दरवाजे खटखटा के देख लिए। कोर कमांडर से इनकी मुलाकात हुई, वहाँ भी ये बात हुई। उससे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म साहब है उन्हें भी कहा कि मेरी आप मुलाकात करवाएं, उन्होंने कहा जी मैं पूछ कर बताऊँगा। उन्होंने नहीं अभी तक बताया। पाकिस्तान की अदालतों में पटिशन्स गई, तौहीन अदालत की पटिशन चली गई, उन्हें वो खैर से लगा नहीं रहे। तो हर दरवाज़ा खटखटा कर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी सवाल किया गया, लेकिन ये दरवाजे नहीं खुले और ना ही अडयाला का दरवाज़ा खुल रहा है। अब आपके पास ऑप्शन क्या रहता है, क्या बचता है? लोग कहते हैं कि निकलो। अब सुहेल अफरीदी देख रहे हैं अडयाला की तरफ। अडयाला तक पैगाम पहुंचाने का जी अब फैसला किया गया है और वो लोग जो इमरान खान से मिलते हैं, जो पार्टी के वफादार हैं, इमरान खान जिन पे भरोसा कर सकते हैं, ख़ानदान के लोग ये ना जी, बाकी तो किसी के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। यही वजह थी कि ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट आपको नज़र आ रहा है, इमरान खान ने बाकी लोगों की तरफ देखा और अपोजिशन लीडरशिप हो या फिर पार्टी के मामलात, ख़ानदान के लोग उसे कंट्रोल कर रहे थे, यानी चला रहे हैं। इमरान खान के पैगाम को इमरान खान की आवाम तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर इनमें कोई दमखम होता तो ये ट्रस्ट डेफिसिट आपको नज़र ना आता। तो इसलिए पार्टी में इमरान खान का पैगाम पाकिस्तान की आवाम तक कौन पहुंचाएगा, या सुहेल अफरीदी तक, तो अलीमा खान या बाकी बहनों के जरिए अब ये पैगाम पहुंचाया जा सकता है। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि हमारा पैगाम नहीं पहुंचा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना पैगाम इमरान खान तक पहुंचाएंगे और बहुत जल्दी ये सब कुछ होगा और फिर ये हिकमत अमली जो तय की जाएगी। अब KPK के लेवल के ऊपर जी मोबिलाइजेशन हो रही है। सुहेल अफरीदी जहाँ पे गवर्नेंस के मसाइल उसको देख रहे हैं और इसके साथ साथ कानून साजी भी चल रही है और वफाक के साथ वो इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए उनकी पॉलिसी भी मौजूद है। वहीं पर अब आइंदा का लाएमल इसके ऊपर भी तैयारी की जा रही है। शफीउल्लाह जान एक हार्डलाइनर हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त मौक़िफ़ रखते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और उन्होंने आज छोटे जरदारी को भुट्टो के ख़ानदान के बारे में कुछ बातें कही और ये 78 बरस की जो पाकिस्तान की तारीख़ है, इस तारीख़ का
आज इस छोटे जरदारी को दोबारा से सबक पढ़ाया जा रहा है। एक पहली चीज़ कि भुट्टो के जानशीन ने भुट्टो की लाश और बेनज़ीर की लाश बेचकर 1973 के आइन को बदल दिया। इमरान खान इंशाल्लाह 2/3 अक्षर से आएगा और ये सब कुछ रिवर्स कर देगा। देखिए जी, एक भुट्टो का ये जानशीन नहीं है शफीउल्लाह जान साहब, ये जरदारी साहब हैं, ये छोटे जरदारी हैं, ये जरदारी खानदान के चश्मो चुरा गए। इनका भुट्टो के खानदान से मासवा इसके कि उनकी वालदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी और ये उनके बेटे, इससे ज़्यादा इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो नस्ल है ना वो भाप से चलती है। इन्होंने चूंकि भुट्टो के उस नारे को जिंदा रखना था तो उन्होंने इनके नाम के साथ बिलावल जरदारी भुट्टो लगा दिया। तो भुट्टो की जो तारीख है वो दुनिया को मालूम है कि उसे क्यों रास्ते से हटाया गया, बेनज़ीर के जाने के पीछे कौन से मुहर्रिकात थे, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। जाए वकूआ को उसी वक्त धो दिया गया पानी के टैंकर से लाकर, और ये लोग कौन करवा रहे थे। दूसरी चीज़ सुहेल अफरीदी साहब जो इस मौके पर एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने पैगाम दिया, फौजी ऑपरेशन। देखें पिछले 20-25 वर्षों में पाकिस्तान में जो फौजी ऑपरेशन हुए इसका कोई नतीजा निकला? कोई नहीं निकला। एक रजीम जाती है, दूसरी आती है, ऑपरेशन करते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी। यही पाकिस्तान में कबायली इलाकों के साथ मजाक हो रहा है। फौजी ऑपरेशन का नासूर पिछले 20 साल से हमारे सरों पर मुसलत है। इसकी वजह से कबायली और मालाकंड रीजन के बहुत सारे लोग पेशावर आ चुके हैं, इसलिए पेशावर को उठाना बहुत ज़रूरी है। मीरा खान की क़यादत में पेशावर के मुंतखब और साबिक मेंबरान असम्बली जामे प्लान देंगे जिससे पेशावर उठेगा और इस प्लान पर सूबाई हुकूमत मुकम्मल अमल दरामद करेगी। कुछ नादान दोस्त दानिस्ता या गैर दानिस्ता कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को वॉर ऑन टेरर पर 1% मिलता है। ये ज़रा नंबर्स देखें और आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस मिलेगा कि KPK की आवाम और सूबे के साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है। पंजाब को रेवेन्यू की मद में 2.3% मिलता है, ठीक हो गया। सिंध को 2.5% मिलता है। और हमें जो मिलता है, लोग ये नहीं सोचते कि खैबर पख्तूनख्वा पिछले 20 सालों से बंद कमरों के फैसलों का शिकार हैं। वफाक अपनी जिम्मेदारी निभाए, खैबर पख्तूनख्वा के साथ सुतेली माँ वाला सलूक ना किया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा जितनी भी कानून साजी होगी आवाम के लिए होगी, किसी को ताहयात अस्तना के लिए नहीं होगी। NFC के तहत कबाइल के इंजमाम से कबल खैबर पख्तूनख्वा का शेयर 14.6% बनता था। इंजमाम के बाद शेयर 19.4% हो गया, जिसकी कुल रकम सालाना 400 अरब रुपए बनती है। लेकिन NFC इजलास नहीं बुलाया जा रहा, हमारा सालाना 400 अरब का नुकसान हो रहा है। देखिए, जब आप किसी की सियासत पर तनकीद करते हैं, जब उसके घर में आप घुसकर उसकी माँ बहन बेटी के बारे में बात करेंगे, वो तो आपको जायज़ लगता है। लेकिन ये KPK की आवाम का शेयर था। कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है? जब आप कहते हैं कि पार्लियामान का हक है, हम जजों को जो कपड़े पहनाएंगे वो कपड़े पहनेंगे, अपने बाल बनाएं, हमने ये सुना ना। चलिए, आपका हक होगा, आप ताकतवर हैं, आपने सब कुछ कर लिया आइन के साथ, आपके पास नंबर्स पूरे हैं और वो नंबर्स फॉर्म 47 से हासिल किए। लेकिन ये किसने आपको हक दिया कि NFC अवार्ड के तहत एक हिस्सा है KPK की आवाम का, सूबे का, वो आप इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है? और अगर यही हिस्सा पंजाब का होता तो उसको कब का ये हिस्सा दे दिया जाता। तो सर, पाकिस्तान में ये सिर्फ नजरिए ज़रूरत के तहत डेमोक्रेसी का लेबल इन्होंने अपने ऊपर लगाया हुआ है। असल में पाकिस्तान में ये कुछ ख़ानदानों की हुकूमत और फिर ये शाही ख़ानदानों की हुकूमत के साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसे इस वक्त मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर चुकी है। और दोस्तों, कंट्रोल करने का तरीका क्या था कि पाकिस्तान में आप इलेक्शन को कंट्रोल कर लें? मैंने आपको ना 1.5 बरस पहले इनका ये पूरा प्लान आपके सामने रखा कि किस तरह से छोटे छोटे ऑफिस बनाए जाएंगे जहाँ पे ज़िली सतह पे, सूबे की सतह पे, शहर की सतह पे, कॉन्स्टिट्यूंसी की सतह के ऊपर ये लोग अपना काम दिखाएंगे। वो तो पाकिस्तान की आवाम ने इस प्लान को सिफर कर दिया और फिर उसके बाद फॉर्म 47 निकाला गया। अब ये जो फॉर्म 47 वाला मामला है ना, कुछ लोगों को ये खबर थी कि जस्टिस मंसूर साहब जो हैं वो आकर जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे इस पूरे इलेक्शन को कलअदम करार दे देंगे। शायद उन्होंने जल्दी कर दी, अपने दिल की बात, लोगों का ये ख्याल है कि उन्होंने पब्लिकली इसको कहना शुरू कर दिया, तो लोगों को ये तासुरात मिले कि यार अगर ये आ गया और इससे सब कुछ कर दिया तो हमारा सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा।